जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज तारीख है 20 फरवरी और दिन है मंगलवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। उन सब क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। जो आपका बड़ी न्यूज खबर निकल के आता है तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो है आचार्य विद्यासागर जी हैं, ये एक संलेखना विधि एक होता है आपका, खास करके जैन धर्म में देखा जाता है। तो जैन धर्म को देखेंगे, श्वेतांबर में अलग पड़ता होता है, दिगंबर में अलग पड़ता होता है। जैन धर्म कब फूट पड़ा, जैन धर्म से संबंधित सारा चीज देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, जैन धर्म आया कहां से, ठीक है, इन सब चीजों का क्या आवश्यकता पड़ गया, क्योंकि हम लोग वैदिक धर्म को जानते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों पे अभी बिल्कुल भी बात करेंगे। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बफ्ता 2024 हम लोग की इंडिया की दीपिका पादुकोण गई थी, होस्ट कर रही थी। और फाइनली ये जितना भी कैटेगरी में अवार्ड होता है, ठीक है, ये 13 कैटेगरी का अवार्ड घोषणा कर दिया गया है, कल ही आपका किया गया है। तो यहाँ से संबंधित सारी चीज को देख लेंगे। उसके अलावा अभी क्या है ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड में जो राशि दिया जाता है, उस राशि को चेंज किया है। अपना नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता है, आप लोग सुने होइएगा, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। इंदिरा गांधी का नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और उसमें चेंज हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन बनने का संभावना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री कल्कि धाम, यानी भगवान श्री कल्कि जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं, 10वें अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी है, कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत लाख करोड़ रुपए का जो है उधर यूपी में क्या किया है भैया, आपका जो भी है योजना का अनावरण किया, ठीक है। और उसके अलावा चलिए, अरुणाचल प्रदेश का 38वां स्थापना दिवस यानी आज यानी 20 फरवरी है, और 20 फरवरी को अरुणाचल अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इसके मुख्य अतिथि इस बार होंगे हम लोग के उपराष्ट्रपति जी हैं, ठीक है ना, जगदीप धनखड़ जी। अरुणाचल प्रदेश कब बना, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, कौन सा पास है, मतलब कौन सा दर्रा है, कौन सा नेशनल पार्क है, जो भी चीज है सारा चीज आपके सामने, इन सब चीजों को अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसी में से सारा आपका है। तो चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, चर्चा में रहा संलेखना विधि प्रथा किस धर्म से संबंधित है। तो आप लोग तो परिचित ही होंगे, ज्यादातर मोस्टली आदमी जानते ही होंगे कि संलेखना विधि जो है जैन धर्म से, और जैन धर्म से भी है तो कौन सा कहिएगा, दिगंबर से है। क्या कहिएगा, दिगंबर से है, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल भी याद रखिएगा कि ये भैया कौन है, दिगंबर से है, ठीक है। अब देखिए, जैन धर्म में ना दो संप्रदाय होता है आपका, एक दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर। तो चलिए हम लोग आपको वही लेके चलेंगे। पहले संलेखना विधि को आपको समझा देता है कि ये विधि को हमको बताने का तात्पर्य क्या है। देखिए, संलेखना विधि हमको बताने का तात्पर्य ये है कि ये आपका हमेशा विवाद में रहा है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर हरी झंडी दिया गया कि नहीं, कोई भी जैन धर्म के जो दिगंबर मतावलंबी हैं, जो मानते हैं, वो संलेखना विधि से अपना प्राण को त्याग कर सकते हैं, ठीक है। हुआ क्या था कि एक आदमी द्वारा पिटिशन दिया गया था कि ये जो आप जो है अपना अन्न है, भोजन है, पानी है, त्याग देते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं, ये एक तरह से सुसाइड है, ठीक है, इच्छा मृत्यु है, ठीक है, और जो गलत है, इसको रोक लगाना चाहिए। फिर जितने भी जैन ऋषि थे, जो भी जैन संघ थे, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बोला कि ये मेरा धार्मिक आस्था है, और हम लोग के संविधान में धार्मिक आस्था के बारे में आर्टिकल 25 में कहा गया है ना, कोई भी आदमी अपना कोई भी चीज, कोई भी धर्म का जो है क्या कर सकता है भाई, मान सकता है, कोई भी उसको उपासना कर सकता है, यानी उपासना की स्वतंत्रता हम लोग का क्या दिया है भाई, हम लोग का संविधान दिया है। तो इसको लेकर के फिर चीजें आपका आगे आया, और तभी से फिर आपका जो भी जैन धर्म के लोग हैं वो संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्यागते हैं। तो ये बात समझ गए कि संलेखना विधि होता क्या। तो जैसे देखिए, संलेखना विधि को जानिए, ये क्या है ना, मृत्यु के निकट जानकर अपनाए जाने वाले एक जैन प्रथा है। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वो मौत के करीब है, तो वो क्या करता है ना, खुद खाना पीना त्याग देता है। और दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि या संलेखना कहा जाता है। इसी श्वेतांबर जो है साधना पद्धति में इसको क्या कहते हैं, संथारा कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कहेंगे कि ये जो अभी आचार्य विद्यासागर जी थे, ये किस परंपरा से थे, तो ये दिगंबर के थे। और दिगंबर वाले जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस परंपरा को संलेखना कहते हैं, या फिर क्या कहिएगा, समाधि कहते हैं, जो भी। उसके बाद तो जो श्वेतांबर होता है, श्वेतांबर में क्या होता है, संथारा कहा जाता है। ये बात समझ गए। तो चलिए आपको हम थोड़ा जैन धर्म की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। आप लोग के पास समय होगा ही, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा जान लीजिएगा ना, एक बार कंसेप्ट बन जाएगा तो फिर चीजों को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे। आज से 3000 साल पहले जब हम लोग के भारत में हिंदू धर्म फल फूल रहा था, हिंदू धर्म का मतलब जिसको हम लोग वैदिक धर्म कहते हैं, जहां पे वर्ण व्यवस्था मौजूद था। और वर्ण व्यवस्था हम लोग के ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें आपको जो है 4 वर्ण व्यवस्था मिलता है, और जहां पे कर्म के हिसाब से समाज को बांटा गया था। मगर समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, यहाँ पे कुरीतियां बहुत ज्यादा बढ़ती गई। यहाँ पे नहीं, लगभग जितने भी जगह जो भी धर्म था समकालीन उस समय में, ठीक है, यूरोप में जाइए, कहीं भी जाइए, बहुत ज्यादा कुरीतियां फैलने लगी और रूढ़िवादिता बढ़ा, कट्टरपंथी बढ़ा। और ये वर्ण व्यवस्था क्या हो गया भैया, जाति व्यवस्था में बदल गया। जब जाति व्यवस्था में कोई भी चीज बदल जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, किसी को श्रेष्ठ माना जाएगा, किसी को ऊपर माना जाएगा, किसी को नीचे माना जाएगा।
एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ऊपर समझा जाएगा। तो इस तरह से पूरे समाज में क्या हो गया ना, बहुत ज्यादा कुरीतियां फैल गई। और इसी कुरीतियों के बीच आपका निकल के आता है जैन धर्म। ठीक है, समझ गए जैन धर्म क्यों आया। जैन धर्म आने का कारण यही था। और ये आया कब, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये आपका घटना घटा। और पहले जो जैन तीर्थंकर हुए, मतलब जैन के जो गुरु होता है ना, उसको तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर को बिल्कुल भी आपको ये बात याद रखिए, ये तीर्थंकर कहते हैं। पहला तीर्थंकर आपके कौन होंगे, ऋषभदेव हो गए। और अभी हम लोग जिसको बात करेंगे, जहां पे जैन धर्म अच्छा से अपना अस्तित्व में आया, मगध साम्राज्य में, जिसका बहुत ज्यादा उस टाइम एक अच्छा, मतलब जैन ही धर्म उस टाइम लगभग ये वाला आपका कलिंग चले जाइए, खरवेल शासक जो आप देखते हैं उड़ीसा में, उस समय में पूरा आपका क्या था, जैन धर्म ही माना जाता था। ठीक है, तो ये चीज हुआ कब, तो ये चीज हुआ जो है 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी को याद रखिएगा आप। ये कौन है भाई, तो आपको बोले ना कि जो है जैन धर्म के जो गुरु होते थे, ठीक है, उसको क्या कहते थे, तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव हो गए, और 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म अपना क्या चरम में था। और ये महावीर स्वामी कौन थे, तो ये महावीर स्वामी वैशाली देख रहे हैं ना, वैशाली में 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, ठीक है, कुंडग्राम में जन्मे थे। पापा का नाम इसका जो है सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, और गृह त्याग करने के बाद जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 12 वर्ष की अवस्था में, मतलब 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसका जो मृत्यु हो जाता है 468 ईसा पूर्व मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो समकालीन, अभी आपको क्या बोले, मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य का उदय हो चुका था। चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य किसको पराजित कर चुका था, घनानंद को। घनानंद कौन था भाई, नंद वंश का अंतिम शासक था। और मगध में किसका शासन चल रहा था, मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब होता है, 322 ईसा पूर्व जो है यहाँ पे गद्दी पे बैठ गया था किसने, तो क्या कहिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसी समय क्या हो गया, मगध में आपका बहुत बड़ा क्या हो गया, संकट आ गया। संकट का मतलब क्या बोलिएगा, अकाल। जब अकाल आ गया तो बहुत सारे ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया कि जो है इतना बड़ा संकट है, इस संकट से निकलने के लिए कुछ लोग को यहाँ से जब आपको जाना पड़ेगा, कहाँ, कर्नाटक। तो अकाल को देखते हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग में एक बहुत ज्यादा भय, मतलब एक भयावह नहीं होता है कि एक बहुत ज्यादा है परेशानी उत्पन्न हो गया। और इसी उत्पन्न की वजह से जो जैन धर्म के जो लोग मानने वाले थे, उसी में कुछ लोग ये क्या किए, मगध छोड़ करके चले गए आपका दक्षिण भारत। जो दक्षिण भारत जिसके नेतृत्व में गए थे, तो वो भद्रबाहु थे। ठीक है, कौन थे, भद्रबाहु, इसको याद रखिएगा। क्योंकि ये जो प्रतीक के रूप में जो दिगंबर की बात अभी हम करने जा रहे हैं, जहां पे आपको कहां पे संलेखना विधि दिखा है, तो ये भद्रबाहु, उसको दिगंबर वाले अपना प्रतीक के रूप पे भद्रबाहु को ही मानते हैं। और दिगंबर वाले जैन परंपरा का जो जैन सिद्धांत है, जो आपका त्रिरत्न है, जो आपका 5 वर्त है, ये 5 वर्त को मानने वाले आपका कौन है, दिगंबर ही। श्वेतांबर आपका ब्रह्मचार्य नहीं मानता है। ठीक है, वो जो है ब्रह्मचार्य, वो 5 ही, जो पांच सिद्धांत है ना, 5 सिद्धांत में से 4 सिद्धांत मानते हैं श्वेतांबर वाले, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर जो है 5 वर्त को मानता है, वो ब्रह्मचार्य को भी मानते हैं, ये नगन रहता है। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कहां चले गए, कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक में रहे। जब यहाँ पे अकाल खत्म हुआ, जब वहां से लोग आए, या जब यहाँ पे आया, तो आपस में लोग के जो है ना, एक क्या हो गया, फुट पड़ गया, विचार में अलगता दिखा। वो क्यों दिखा, जब वहां से लोग आए तो वो जो जैसे जैन बन के गए थे वैसे ही थे, अपने परंपरा को निभा रहे थे, अपने रीति रिवाज को निभा रहे थे। ठीक है, जो प्रथा था कि हमको नग्न रहना है, वस्त्र धारण नहीं करना है, हमको जो है ना अहिंसा का जो है पूर्ण, क्या बोलता है कि किसी भी जीव को नष्ट नहीं करना है, आस्ते मतलब चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, अपरिगार मतलब आपको क्या करना है, धन का संचय नहीं करना है, ये सारा चीज वो लोग कर रहे थे। बट यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो आपका स्थल भद्र था, स्थूल भद्र को याद रखेगा, यहाँ पे कौन रह गया भाई, स्थूल भद्र रह गया। ठीक है, और इसी के जो प्रतीक के रूप में देखा जाता है, उसको श्वेतांबर को दिखाया जाता है। ठीक है, तो श्वेतांबर के अगर प्रतीक के रूप में कहेगा तो स्थल भद्र, ये दोनों के विचार के बीच आपका क्या हो गया, मतभेद हो गया। मतभेद हो गया तो ये लोग क्या कहला है, ये जैन धर्म में आपका फुट पड़ गया। पहले फुट नहीं था, ये फुट आपका जब मगध साम्राज्य में आपका अकाल आया, अकाल के कारण लोग कुछ वहां चले गए, फिर वहां से आया, और आपस में लोग का विचार नहीं मिला, क्योंकि लोग का आचार विचार, जैन धर्म को मानने का जो परंपरा था, जो प्रथा था, वो सारा भिन्न हो चुका था। ठीक है, अब भिन्न होने के कारण जो भद्रबाहु को मानने वाले लोग हैं, जो आपका जैन धर्म को एक उसके नियम कानून के साथ चलते हैं, जो ब्रह्मचार्य को भी मानते हैं, सारी चीज यानी 5 जो आपका व्रत है, जिसमें सत्य है, अहिंसा है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, जीव का नष्ट नहीं करना है, ठीक है, आस्ते चोरी नहीं करना है, अपरिहार धन का संचय नहीं करना है, और ब्रह्मचार्य रहना है। ठीक है, जो इन सब चीजों को मानते हैं वो हो गए कौन, भद्रबाहु के शिष्य हो गए, जो हम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, जो निर्वस्त्र रहते हैं। ठीक है, और जो वस्त्र पहनते हैं, जो ब्रह्मचार्य को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। इस श्वेतांबर परंपरा जो स्थूल भद्र के जो नेतृत्व में था, वो ब्रह्मचार्य को मानते हैं, तो बिल्कुल भी वो नहीं मानते, वो 4 ही सिद्धांत को मानते हैं। त्रिरत्न को तो मानते हैं, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसको मानते हैं, बट ब्रह्मचार्य को नहीं मानते हैं। तो ये हो गए आपके
स्थलभद्र। समझ गए कि जैन धर्म यहाँ पे आपका आया कैसे। अब देखिए, जब इन लोग में क्या हो गया, फुट पड़ गया, फुट पड़ने के बाद सबका अलग अलग प्रथा हो गया, अलग अलग मानने का एक तरीका हो गया। ये लोग जो है ना, ये जो है, ये लोग शादी वादी नहीं करते हैं, लोग शादी करते हैं। तो इन सब सारे चीजों पे मेन विवाद था, जो आपको हम बता दिए हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे बताने का तो बहुत कुछ है, हम जैन धर्म को पूरा पूरी आपको डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो श्वेतांबर और दिगंबर जो आपका आया, बस हम आपको यही क्लियर करना चाह रहे थे कि ये दिगंबर और श्वेतांबर आया कैसे। जैन मुनि आचार्य कौन है भाई? विद्यासागर महाराज का क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में स्थित। देखिए, आपको पहले ये बता देते हैं, ये जो है विद्यासागर महाराज जो थे, ये कहाँ के थे? तो ये कर्नाटक में जन्मे थे, ठीक है। लगभग 1945-46 में जन्मे थे, और छत्तीसगढ़ के स्थित एक चंद्रगिरी तीर्थ स्थल है, वहां पे शरणखला करके उसको क्या कर दिए, देह त्याग कर दिए। वो दिगंबर जैन संप्रदाय के थे, सबसे प्रसिद्ध संत में से उनका क्या है, कर्नाटक में हुआ था। तो ये कहने का मतलब है कि बहुत प्रसिद्ध थे और अपना संलेखना कर लिए। संलेखना का सारा आपको हर एक चीज हम पहलू बता दिए हैं कि ये चर्चा में क्यों आया, ये बात हुआ क्यों, ये सारा चीज मतलब क्यों हम बता रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर किससे इससे संबंधित कोई भी चीज पूछे तो आप उसको आराम से लगा सकते हैं। अब आइए, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि लोकतंत्र सूचकांक, पहले ये जानिए कि लोकतंत्र सूचकांक, लोकतंत्र हम लोग तो जानते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में कहाँ क्या होता है, ये जहां पे क्या हो भाई, लोगों का तंत्र हो, मतलब लोग हो और साथ में तंत्र हो, और जहां पे बहुमत का शासन हो, ठीक है ना। बहुमत का शासन कहने का मतलब क्या है, लोकतंत्र में क्या है, संसदीय प्रणाली हम लोग अपनाए, कहां से, ब्रिटेन से लेके। और संसदीय प्रणाली में क्या होता है, बहुमत, ठीक है। जिसका बहुमत होगा उसका क्या होगा, सत्ता होगा, और उस सत्ता में उसको जो मन होगा वही चीज करेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको लोकतंत्र का शासन सही नहीं माना जाता है। अमेरिका जाइएगा, वहां पे लोकतंत्र आपको नहीं दिखेगा, वहां गणतंत्र दिखेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले लोकतंत्र श्रेष्ठ है कि गणतंत्र श्रेष्ठ है, एक नागरिक के लिए बेहतर क्या है, तो क्या कीजिएगा, लोकतंत्र की गणतंत्र, गणतंत्र है। इसी वजह से दिखेगा हम लोग के संविधान में बीच का रास्ता अपना है, हम लोग क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, लोकतंत्र नहीं है। अब ब्रिटेन में जाइएगा ना, लोकतंत्र है, और वहां पे सर्वोच्च में आपका क्या है, सर्वोच्च में आपका संसद है, ठीक है। और जहां पे सर्वोच्च में संसद होगा तो वहां पे बहुमत होगा, और जहां बहुमत होगा तो वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ स्त्री को पुरुष नहीं बनाएगा, पुरुष को स्त्री नहीं बनाएगा। इतना पावरफुल होता है ब्रिटेन का संसद, क्या है, बहुत पावरफुल है। अमेरिका जाइए, वहां का संसद पावरफुल नहीं है, कभी नहीं। वहां का पावरफुल है तो संविधान है, ठीक है। और हम लोग भी वहां संविधानवाद चलता है, हम लोग के यहाँ पे भी अगर सर्वोच्च है तो क्या है, संसद नहीं है। मगर संसदीय शासन प्रणाली में आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुमत जब जहां आता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो वही लोकतंत्र की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। तो गणतंत्र बेहतर है कि लोकतंत्र बेहतर है, तो क्या कहिएगा, गणतंत्र बेहतर है। गणतंत्र में क्या, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, और लोकतंत्र में जो आपका आपका जो है संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ पे जो जिसका बहुमत होगा उसी का ध्यान रखा जाएगा। जो अल्पसंख्यक लोग होंगे, जो माइनॉरिटी लोग होंगे, या फिर जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग होता है, तो यहाँ पे आपका संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, जहाँ पे सर्वोच्च संसद होगा, वहां पे आपका क्या होता है, जो भी अल्पसंख्यक लोग होगा उसको सही न्याय नहीं मिलेगा। इसी वजह से अमेरिका के संविधान में देखिएगा आप, कहीं पे भी आपको लोकतंत्र नहीं दिखेगा। जहां पे लोकतंत्र होगा तो वहां पे बहुमत का शासन होगा, और बहुमत एक तरफ जाएगा, कोई एक आदमी को बहुमत देगा ना, सबको तो देगा नहीं, और जो नहीं देगा तो उसके साथ क्या होगा, बुरा होगा। तो कोई भी अगर राज हो, और हम लोग का बीचा बीच में, हम लोग का अभी बोले ना लोकतांत्रिक गणराज्य है हम लोग, ठीक है। तो बीचे बीच में है, संसदीय शासन प्रणाली के चक्कर में कभी आपको इधर देखने को मिलता है, कभी उधर देखने को मिलता है। चेक इन बैलेंस आपको हम लोग ब्रिटेन से नहीं लिए हैं। चेक इन बैलेंस मतलब क्या, आपका जो है 3 पिलर होता है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये ब्रिटेन में नहीं चलता है, ये अमेरिका में चलता है। और अमेरिका से हम लोग लाए हैं कि अगर कुछ होगा तो न्यायपालिका जाएगा। तो न्यायपालिका को अगर सर्वोच्च मानता है तो कौन मानता है, गणतंत्र वाले लोग मानते हैं। ब्रिटेन में जाइए, न्यायपालिका कोई दो देखिएगा, आप लोग को बहुत बार सुने भी होइएगा कि ब्रिटेन में वो जो संविधान उसका लिखा नहीं, अलिखित संविधान है वहां का, ठीक है। तो कारण यही है कि वहां का सर्वोच्च जो है ना, क्या होता है, संसद होता है। संसद में जो चीज चाहोगे पारित कर दोगे, ठीक है। तो अभी क्या है ना, एक आपका जो है ना, एक संस्था है, उस संस्था की, उसका नाम क्या है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट, ठीक है। इकोनॉमिस्ट क्या है, इंटेलिजेंसी यूनिट है। इसके द्वारा आपका लोकतंत्र सूचकांक निकाला गया है। और हम लोग का भी जो है सूचकांक पहले गड़बड़ था। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, 4 प्रकार का डेमोक्रेसी होता है। मतलब ये जो सूचकांक है, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जो आपका डेमोक्रेसी जो सूचकांक निकाला जाता है, इसको 4 कैटेगरी में रखा गया। पहला कैटेगरी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फुल डेमोक्रेसी, दूसरे में आता है फ्लैट डेमोक्रेसी, तीसरे में होता है हाइब्रिड रिजिम, और चौथे में आता है ऑथोरिटेरियन। यानी जो लोकतंत्र के हर क्वालिटी में, वो आर्थिक रूप से हो,
या लोकतांत्रिक रूप से हो या गणतांत्रिक रूप से हो, तो सबसे पिछड़ा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे भाई, ऑथोरिटेरियन कहेंगे। जैसे में किसको कहिएगा, उत्तर कोरिया। ये जो सूचकांक निकाला गया है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा, उत्तर कोरिया को सबसे नीचे में रखा गया है, सबसे नीचे में है, फिर अफगानिस्तान है, फिर म्यांमार है। ये तो सबसे नीचे से अगर कहेगा कि सबसे नीचे पायदान में डेमोक्रेसी में सूचकांक में कौन है, तो क्या कहिएगा, उत्तर कोरिया, दूसरे नंबर में म्यांमार, फिर तीसरे नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा भैया, आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। और सबसे ऊपर में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊपर में है तो नॉर्वे है, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड है और तीसरे में आपका आइसलैंड है। तो नॉर्वे, देखिए ये नॉर्वे, यहीं पे आपका पीस शांति का पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे का राजधानी कहाँ है, ओस्लो है। तो ये आपका हो गया। न्यूजीलैंड यहाँ पे है क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक हमेशा क्या है, द्वीपीय देश में रहता है और फाइनली यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ठाक चलता है। और तीसरा क्या है, आइसलैंड। तो आइसलैंड आपका यहाँ पे है, तो आइसलैंड में भी सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है। तो टॉप 3 में कहिएगा तो कौन हो जाएगा, नॉर्वे, नॉर्वे के बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद आइसलैंड। ये टॉप 3 में हम लोग का स्थान क्या है, तो हम लोग इस बार 41वें स्थान पे हैं। पहले, इससे पहले कितना थे, तो 46वें स्थान पे थे। और इस बार हम लोग को रखा किसमें किया गया, तो क्या कहिएगा, फ्लैट डेमोक्रेसी। फ्लैट डेमोक्रेसी में कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो आर्थिक रूप से जो है ना, आप थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो आर्थिक रूप से जो संबंधित चीजों को दर्शाता है वो कौन, फ्लैट डेमोक्रेसी में दर्शाता है। और जो अच्छा डेमोक्रेसी होता है वो फुल डेमोक्रेसी होता है, और जब जो बेकार होता है वो ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी होता है। इसमें रखा गया है चीन को, किसको कहिएगा, चीन को। किसको रखा गया है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान को, ठीक है। तो इस बार चीन का स्थिति और पाकिस्तान का स्थिति कुछ अच्छा है नहीं। पाकिस्तान को 118 में 18 रैंक मिला है, ठीक है। और ये चीन, पाकिस्तान को 118 में मिला है और चीन को कितना मिला है भैया, 148 मिला है। और हम लोग को स्कोर कितना आया है, तो हम लोग का स्कोर है 7.8। स्कोर के साथ 167 देश शामिल किया गया था और हम लोग 41वें स्थान पर हैं। समझ गए कि ये इंडेक्स को जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। भारत का स्थान पिछले वर्ष से हम लोग 5 कदम आगे बढ़े हैं। पिछले बार 46वें स्थान पे थे, इस बार 41वें स्थान पे हैं। टॉप 3 में कौन हो जाएगा, तो नॉर्वे, जहाँ पे क्या नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, बताइए कमेंट में, ठीक है। ये नोबेल का यहाँ पे शांति पुरस्कार दिया है। तो टॉप 3 में आपका नॉर्वे हो जाएगा, दूसरे नंबर में न्यूजीलैंड हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर में कौन हो जाएंगे, ये आइसलैंड हो जाएंगे। टॉप 3 नीचे से कौन है, तो सबसे बेकार स्थिति है उत्तर कोरिया, दूसरे नंबर में आपका हम लोग के बगल में म्यांमार है और तीसरे नंबर में अफगानिस्तान है। ये बात समझ गए। अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, याद रखिएगा 118 है। चाइना का कितना है भैया, तो 100 कितना कहिएगा, 48 में। और ये जो सूचकांक निकाला जाता है कितने, 4 प्रकार का इसमें कैटेगरी किया गया है। हम लोग किस कैटेगरी में, फ्लैट डेमोक्रेसी में। समझ गए मेरी बात को, सब कुछ क्लियर, ठीक है। शीर्ष 3 रहा है उत्तर कोरिया, तो बता दिए। विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी किया सूचकांक में विश्व का ये हाल स्थिति है जो आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ सूचकांक है, उस सूचकांक आपको हम रिवीजन करा देते हैं, जल्दी जल्दी सुनते चलिएगा। क्यों कि हाल फिलहाल में अभी आपको 2-3 चीज हम बताएं। भ्रष्टाचार सूचकांक में बताए थे, ठीक है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भी आपका सबसे पहले कौन था, नॉर्वे ही था। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 93वें स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर में अभी बताए थे, फायर मतलब सैन्य शक्ति में कितना है, तो नंबर 1 में अमेरिका था, दूसरे में चाइना था, सॉरी रूस था, तीसरे में चाइना था और चौथे में हम लोग थे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में फोर्थ में। भ्रष्टाचार सूचकांक में हम लोग 93 में थे। आइए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक COP28 हो रहा था यूएई में, वहीं पे निकाला गया था, ठीक है। हम लोग 7th में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में निकाला गया था, हम लोग 18th में है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग 14th में है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 में, आइसलैंड नंबर 1 में है। उसके बाद क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यानी भूखे में हम लोग कितना है, 111 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना है, 161वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम लोग कितना है, 126 है। पीस मतलब शांति सूचकांक में 126 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में कितना है, हम लोग 38 है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है, तो 126 है। तो हैप्पीनेस में हम लोग का बहुत हालत गड़बड़ है। आर्थिक स्वतंत्रता में भी हम लोग का गड़बड़ है, ठीक है। जेंडर गैप में भी देखिए, जेंडर गैप को ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 54वां बैठक अभी आपका दावोस में हुआ था, हाल फिलहाल में हुआ है। इसी वजह से उसको याद रखिएगा। 2024 का आपका जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको बताए हैं, ये सब सूचकांक को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए। जो इंपॉर्टेंट है तो और भी बहुत सारा, मगर हम नहीं लिखे। जो इंपॉर्टेंट है पूछता है तो ये सबसे पूछेगा, आपको मिलान करने दे देगा या फिर आपको पूछ लेगा कि भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे के लिए काम देगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2024 बफ्ता में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो पहले बफ्ता से ये समझिए कि अभी बफ्ता में अपना भारतीय जो होस्ट करने गए थे दीपिका पादुकोण, अगर पूछ देगा तो ये तो याद रखिएगा। इसका बफ्ता का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ये कैवा सीजन चल रहा था, 77वां। क्या कहिएगा, 77वां। टोटल 13 कैटेगरी में दिया जाता है। तो हम लोग 13 कैटेगरी को नहीं देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे जो पूछा, क्योंकि अपने इंडिया में ही बहुत अवार्ड होता है, ठीक है।
इतना वो सब देखेंगे, बस हल्का हल्का जान लेंगे जैसे जानते हैं। तो ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म कौन है? तो बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर है, ठीक है। ओपनहाइमर को आपको जानते हैं, परमाणु के तो जानते ही हैं, परमाणु के जो परमाणु बम देख रहे हैं जो जापान बर्बाद हुआ था, तो उसी ओपनहाइमर के ही द्वारा परमाणु बम का विकास किया गया था, तो उसी के नाम पे ओपनहाइमर फिल्म बनाया गया था। ये गोल्डन ग्लोब अभी आपका हुआ था, उसमें भी ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म में रहा है, ठीक है, जो अमेरिका में होता है। और इसमें जो इस बार बफ्टा हुआ है, इसको 7 पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार इसी के हीरो को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार इसी के हीरो को मिला, हीरोइन को मिला है, ठीक है। और बेस्ट जो डायरेक्टर का अवार्ड है ओपनहाइमर को ही मिला है, जिसका कौन है? क्रिस्टोफर नोलन को। समझ गए? यानी बाफ्टा एकेडमी जो फिल्म आपका अवार्ड हुआ था ब्रिटिश में 77वां, इसमें सबसे अधिक कौन फिल्म अवार्ड जीता था? क्या कहिएगा? ओपनहाइमर, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को। बेस्ट एक्टर कौन है? तो चलिए बेस्ट एक्टर के बारे में आपको बता देता है। बेस्ट एक्टर है आपके, बड़ा अच्छा नाम है उसका, एम्मा, हाँ, किलियन मर्फी है, ठीक है। बेस्ट एक्टर का इसी में डायरेक्ट किए, मतलब इसी में अभिनय किया है हीरो में, ये कौन हो जाएंगे? किलियन मर्फी। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन हो जाएगा? तो एमा स्टोन हो जाएंगे। और बेस्ट डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? तो यही आपके, ठीक है, क्रिस्टोफर, हाँ, क्रिस्टोफर नोलन नाम है, ठीक है। क्या कहिएगा? क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर मिला है। बेस्ट एक्टर कहेगा तो मर्फी को मिला है, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस कहेगा तो क्या कहिएगा? एम्मा स्टोन को दिया गया है। तो हम लोग, और सबसे अधिक किसको मिला है? तो सबसे अधिक आपको मिला है वही किसको? तो अभी आपको जो बताया है ओपनहाइमर को मिला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से संबंधित कुछ चीज है और उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका ग्रैमी अवार्ड हुआ था, तो ग्रैमी अवार्ड में हम लोग के भारतीय दो थे ना, एक शंकर महादेवन थे और एक तबला वादक जाकिर हुसैन थे। तो उसको जो है ना इस बार क्या मिला है भाई? टोटल 5 व्यक्ति को मिला था हम लोग का ग्रैमी अवार्ड। तो किसके लिए दिया था? एक शक्ति बैंड था इस लोग का, और कौन सा एल्बम के लिए? दिस मूवमेंट को मिला था। कबीरदास लैंडिंग को अभी आपका जो है एम्मी अवार्ड हुआ था, एम्मी अवार्ड दिया था, अपना भारतीय था। और एंडलेस बॉर्डर आपका अभी इफ्फी हुआ था, इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, 54वां संस्करण हुआ था। 54वां संस्करण कहाँ? गोवा में हुआ था। उसमें जो आपका गोल्डन पिकॉक होता है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर को, जो ईरानी फिल्म था। तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी याद रखिएगा। और अभी जो आपका फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, 12th फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है, 12th फिल्म को, ठीक है। तो कितना सारा बोल दिए, क्या कहिएगा? सबसे पहले चलिएगा गोल्डन ग्लोब में, 2024 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड कौन मूवी को? सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर को। फिर कौन सा आइएगा? एमी अवार्ड। एमी अवार्ड में अपने भारतीय कौन थे? कबीरदास लैंडिंग को, कॉमेडियन है, इसको दिया गया था। अभी कौन सा अवार्ड हुआ है? ग्रैमी अवार्ड, संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। किसको मिला है? शंकर महादेवन को मिला है। उसके बाद तबला वादक जो है जाकिर हुसैन है, टोटल मिला के 5 व्यक्ति को मिला है। और जाकिर हुसैन अकेले जो है 3 पुरस्कार पाए हैं। कौन से? अपने एल्बम के लिए, दिस मूवमेंट के लिए। और इसका बैंड का नाम क्या था? शक्ति बैंड। ये हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। एंडलेस बॉर्डर क्या है? इफ्फी, यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा में हुआ था, ठीक है। वहां पे हम लोग का अनुराग ठाकुर लोग सब कुछ गए थे। तो एक आपका जो है ना गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होता है। तो वो कौन था भैया? एंडलेस बॉर्डर था, अफगानी फिल्म था, वहां के बारे में बताया गया था, इसी को मिला था। और इसके डायरेक्टर कौन है? अब्बास अमीनी है। तो एंडलेस बॉर्डर के डायरेक्टर कौन है? अब्बास अमीनी। और इसी अब्बास अमीनी को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया था। समझ गए मेरी बात? और यहीं पे जो है ना आपका इफ्फी में आपका एक क्या होता है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड करता है, जो मिला था आपका किसको? माइकल डगलस को। कि ब्रिटिश के हैं तो माइकल डगलस को याद रखिएगा। कहेगा कि 54वें इफ्फी में जो है आपका इस बार जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया है? तो क्या कहिएगा? माइकल डगलस को। तो इतना सारा चीज आपको, ये सारा चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, आते हैं हम लोग यहाँ पे। और अभी फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन हो जाएगा? 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन हो जाएगा? तो आपका कौन सा एनिमल फिल्म है, जो आपका शाहिद कपूर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन हो जाएगी? तो आलिया भट्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। ये दीपिका पादुकोण गई थी, आपका ब्रिटिश में 77वां एडिशन हो रहा है, तो 77वां बफ्टा है, ठीक है। तो विनर को देख ही लिए हैं भारत में, कोलकाता में। अब सुनिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल उत्सव हम लोग का भारत में मनाया गया, कहाँ? कोलकाता में। तो इसको भी याद रखिएगा। भारत में कहेगा कि फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल महोत्सव कहाँ मनाया गया? क्या कहिएगा? पहली बार मनाया गया कोलकाता में मनाया गया, ठीक है। कोलकाता में फ्रेंच फेस्टिवल महोत्सव का आयोजन किया गया, कब? 2024 में, ठीक है। चलते हैं आगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में जानिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 से दिया जाता है, ठीक है। और रेगुलर मूड में आया ये 1973 से, ठीक है। और 1980 में जो है ना, जो ये फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, तो उसका जो बेस्ट फिल्म का वो होता है, तो उसमें दिया जाता है इंदिरा गांधी के नाम से दिया जाता था। 1980 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसको क्या किया है कि अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में क्या होना है, वो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के पूर्व जो एक कमेटी होता है, उसके द्वारा क्या कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दिवंगत अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने वाली पहली महिला आपका नरगिस दत्त ही थी। इन दोनों का जोड़ा गया था फिल्म फेयर के अवार्ड में उसका नाम। तो बोला कि लोग को जो है ना क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो हट गया है किसका किसका नाम? क्या कहिएगा? इंदिरा गांधी का नाम हट गया है। और दिवंगत अभिनेत्री कौन थे भाई? नरगिस दत्त थी। इसके नाम को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से हटा दिया गया है। और साथ ही
क्या कर दिया भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अभी 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया किसको, वहीदा रहमान को। जो भी बोलते हैं सुनते चलिएगा, बहुत काम का चीज बोलते हैं। तो इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख की रुपया राशि दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा, 15 लाख रुपया दिया जाएगा। तो क्या कहिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अवार्ड का जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है, 10 लाख से 15 लाख दिया गया। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, वहीदा रहमान को दिया गया। ठीक है, हो गया। अब स्वर्ण कमल और रजत कमल भी पुरस्कार की में राशि दिया जाता था। तो ये क्या, पहले 50,000 से 2 लाख के बीच दिया जाता था, जो अभी बढ़ा करके 3 लाख से 2 लाख के बीच कर दिया गया है। तो इतना याद रखिएगा, क्योंकि दादा साहब फाल्के इंपोर्टेंट है। दादा साहब में 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख, इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया है, नरगिस दत्त का भी नाम हटा दिया गया है। किसमें भैया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, इतना बात समझ गए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा है। तो कल्की धाम मंदिर का जो है आधारशिला आपका यूपी में रखा गया है, कल ही रखा गया है अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा। ठीक है, ये विष्णु जी है ना, हम लोग भगवान विष्णु जी, भगवान विष्णु के 10वें अवतार जो है कल्की को माना जाता है, और वहां जो कल्की ट्रस्ट है उसी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, भगवान कल्की को विष्णु का 10वें अवतार माना जाता है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में क्या है, संभल में हिंदू तीर्थ स्थल है जो कल्की धाम मंदिर का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है ना, कल देखिए 2-3 को, एगो अभी आपका कामाख्या कॉरिडोर का ये आपका लॉन्च किए थे, कौन, हम लोग के प्रधानमंत्री जी। कामाख्या कॉरिडोर का आसाम में है। ठीक है, और फिलहाल में जो धार्मिक स्थल है, इन कॉरिडोर को क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, पर्यटन के लिए हो या फिर कोई भी चीज को लिए हो, तो इन सब चीजों को हम लोग को थोड़ा सा देखते चलना है। ठीक है, चलते हैं, इसमें ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी एक तो सुमंगला कन्या योजना था ना, उसमें जो है महिलाओं को जो है पैसा दिया जाता था, 15,000 से 25,000 बढ़ा दिया गया। हाल फिलहाल का घटना है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का तो बहुत घटना है, मगर जो इंपोर्टेंट घटना है वही चीज आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन, कल्की धाम मंदिर कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, यहाँ के मुख्यमंत्री तो जान ही रहे हैं। और यहाँ पे जो है सबसे जो है आपका बड़ा क्षेत्रफल के नहीं बोलिएगा, सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का 38वां स्थापना दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश का है ना भैया, ये अच्छा छोड़िए, मुख्य अतिथि पहले जाएंगे, ये कौन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, आज ही गए हैं। ठीक है ना, और फाइनली जाकर के वहां पे इस बार जो उसका 38वां स्थापना दिवस का जो समारोह हो रहा है ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। ठीक है, तो वहीं के मुख्य अतिथि बने। तो चलिए थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश, इसको अरुणाचल प्रदेश को पहले नेपा कहा जाता था। ये आया कब, तो हम लोग के जो है ना 1900 कब कहिएगा, 1986 में। हाँ, 1986 में जो है एक संविधान संशोधन हुआ, जिसको 55वां संविधान संशोधन कहते हैं। उससे पहले भी आपका जो है ना 1986 में ही 53वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस 53वां संविधान संशोधन से आपका मिजोरम बना था। ठीक है, तो भारत का अगर कोई कहेगा कि 23वां राज्य कौन बना, 22वां तो सिक्किम सब जान रहा है, सिक्किम राज्य 22वां बना था। 23वां राज्य कौन बना, मिजोरम बना, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, लालदोमा है। लालदोमा अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, 40 विधानसभा सीट है वहां पे। ठीक है, तो लालदोमा वहां के मुख्यमंत्री है। 53वां संविधान संशोधन से 1987 में बना। ये कब बना, क्या कहिएगा, 1987 में। ये 20 फरवरी 1987 को ये बना। कैवा संविधान संशोधन, 53वां। फिर 1986 में ही आपका एक संविधान संशोधन होता है, 55वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन से निकल के आया क्या, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो वह कैवा स्टेट बना भैया, 24वां स्टेट बना। कब बना, तो क्या कहिएगा, 20 फरवरी 1987 को। कब बना भैया, 1987। तो 1987 से लेकर अगर अब तक जोड़िएगा तो अरुणाचल प्रदेश का कैसा साल हो गया, 38वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश कैवा संविधान संशोधन से बना, 55वां संविधान संशोधन से। ठीक है, कैवा राज्य बना, 24वां। 25वां राज्य कौन बना था, हम लोग का गोवा बना था, है कि नहीं, है 26वां छत्तीसगढ़, फिर 27वां उत्तराखंड और 28वां आपका झारखंड बना था। ठीक है, और फाइनली अभी फिर जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। 29वां तो तेलंगाना बना था, मगर जम्मू कश्मीर हट जाने के बाद फिर हम लोग का 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम आपको चले नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है ना आपका 2-3 चीज याद रखेगा। नागालैंड दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। क्या दिसंबर को कहिएगा, 1 दिसंबर को मनाते हैं। और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय दिवस के तारीख को मनाते हैं 21 जनवरी को, अभी हाल फिलहाल में मनाए थे। ठीक है, 1971 का जो है आपका वहां पर नॉर्थ ईस्ट का जो अधिनियम आया था, उसी से 1972 में जाके आपका AMT बना था, यानी असम, मेघालय, मणिपुर और मतलब असम से कट करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बना था। तो ये लोग अपना कब दिवस मनाते हैं, स्थापना दिवस 21 जनवरी को। नागालैंड कब बनाता है, तो क्या कहिएगा, 1 दिसंबर को। और कौन बच गया भैया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब मनाता है, तो क्या कहिएगा, 20 फरवरी को। ये 53वां संविधान संशोधन से मिजोरम बना था, 55वां संविधान संशोधन से कौन बना था, आपका अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू है। क्या कहिएगा, पेमा खांडू। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल जो है आपका कौन है भैया,
फिर बताते हैं, पहले आप लेके चलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बोले? पेमा खांडू बोले। देखिए ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना के साथ बॉर्डर साझा करता है, म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है और अच्छा खासा बड़ा स्टेट है। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे जो है ना आपका जो मुख्य अगर देखा जाइएगा तो ये आपका जंगल के लिए बहुत फेमस माना जाता है। देखिए परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक जंगल मिजोरम में है, बात याद रखिएगा। दूसरे नंबर में अरुणाचल प्रदेश में आता है। और यहाँ पे जो है ना आपका 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पक्के, अभी पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया गया था, आप लोग को पता होना चाहिए। ये पे सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में और पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। तो यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व है, मोलिंग है, नम्फा दफा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ये 3 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्या कहिएगा? मोलिंग, नम्फा दफा और क्या कहिएगा? मोलिंग बोल दिए ना, और उसके बाद कौन बात बोले? पक्के। हाँ पक्के तो बोल ही दिए, ठीक है। और क्या बोले? मोलिंग हो गया, नम्फा दफा हुई। हाँ चलिए इतना ही सब आपके लिए काफी है, ठीक है। जितना ज्यादा जानिएगा उतना ज्यादा जानिएगा। ये नागालैंड हो गया, ये आपका मणिपुर है, और ये कौन है भैया? मिजोरम है। तो ये सारा स्टेट को बिल्कुल भी जानिएगा। ये सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम भारत का 22वां स्टेट बना था। 23वां स्टेट कौन? मिजोरम। 24वां कौन? अरुणाचल प्रदेश। 25वां कौन? गोवा बना था, ठीक है। 26वां तो आपको जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। तो ये चीजों को बिल्कुल भी समझते चलना है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है तो उसको भैया हम आपको किसी भी तरह से हो याद करा के रहेंगे। तो चले 20 फरवरी 2024 को स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हो रहे हैं? उपराष्ट्रपति हो रहे हैं। हर घर जल योजना, हाँ इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। अभी हर घर यानी नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश बना है जो हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हुआ है। देखिए हर घर जल योजना के तहत पहला भारत का राज्य कवरेज करने वाला 100% कौन हो जाएगा? गोवा। क्या कहिएगा? गोवा, याद रखिएगा। ये पे केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा कि हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज करने वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका दमन दीव दादर नगर हवेली वाला हो जाएगा, ठीक है। और जिला कहेगा तो बुरहानपुर, जो आपका पड़ता है एमपी में, ठीक है। तो बुरहानपुर जिला 100% हर घर जल योजना के तहत कवरेज करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट अरुणाचल प्रदेश होगा। हाल फिलहाल में आपका किया गया, इसी वजह से ये क्वेश्चन हम आपको डाल दिए, ठीक है। राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक है, ठीक है। उसके प्रमुख दर्रे हैं, इसको देखिए, यंगयाब दर्रा है, दीफू दर्रा है, उसके बाद पंगोसा दर्रा है, ठीक है। ये सारा आपका प्रमुख दर्रा है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। हम लोग बोलते हैं ना कि म्यांमार कैसे जाएंगे, तिब्बत कैसे जाएंगे, तो इसी दर्रे से ही होके जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा कहिएगा? यंगयाब दर्रा है, दीफू दर्रा है, ठीक है। दीफू दर्रा, ये दीफू दर्रा, ठीक है। दीफू दर्रा है, पंगसो दर्रा है, ठीक है। यंगयाब है, ठीक है। ये सारा दर्रा कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का भी हम लोग क्या मनाते हैं? 38वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, ठीक है। कब बना था? तो क्या कहिएगा? 1987 में 20 फरवरी को। 20 फरवरी को 2 राज्य का स्थापना दिवस। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुमा है। अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, 40 को विधानसभा सीट है, याद रखिएगा। वहां पे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। अब ये एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक भारत में कहाँ संपन्न हुआ? देखिए एक्ट ईस्ट फोरम, इसका स्थापना जो है ना आपका कब हुआ था भैया? तो क्या कहिएगा? एक्ट ईस्ट फोरम का स्थापना आपका जो है उस टाइम के तत्कालीन आपका राष्ट्रपति शिंजो आबे था, और हम लोग के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, जापान में भी प्रधानमंत्री होता है, वहां के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, और हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में इसका स्थापना किया गया था। क्यों स्थापना किया गया था? स्थापना इस वजह से किया गया था, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए, और जो हम लोग का दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसके साथ अच्छा कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए ये हम लोग क्या कर रहे थे? एक्ट ईस्ट। क्योंकि लुक ईस्ट को जगह चेंज करके एक्ट ईस्ट लेके पॉलिसी कौन किया? नरेंद्र मोदी द्वारा की, यानी एनडीए सरकार के द्वारा किया गया। तो उसी के द्वारा एक्ट ईस्ट फोरम का स्थापना किया 2014 में, किसके द्वारा? शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और इसका अभी जो है 7वीं बैठक आपका भारत में आयोजित हो रहा था, नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी जानते चलिएगा। तो हम लोग के विदेश सचिव हैं विनय मोहन कवात्रा, और जापान के जो है ना राजदूत हैं भारत में, वो कौन है? हिरोशी सुजुकी। कहाँ गया भाई? हिरोशी सुजुकी है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है बैठ करके कल हम लोग का 7वीं आपका क्या कहिएगा? एक्ट ईस्ट फोरम का क्या किए? बैठक किए हैं। बैठक किए तो हम लोग को जानना जरूरी है। पूछ देगा कि कहाँ हुआ था, तो क्या कहिएगा? फंस जाइएगा। तो जापान के अभी जो है फाइनली ये कौन है भैया? राष्ट्रपति, वो अपना प्रधानमंत्री ना होता है वहां पे, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है वहां के शिंजो फुमियो किशिदा है, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे मैटर पे। दूसरा मैटर क्या है? म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जब शीत युद्ध शुरू हुआ, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद, परमाणु बम इस्तेमाल होने के बाद, परमाणु बम जैसे यूज हुआ तो आदमी अपने आप को सुपर पावर करने लगा। शीत युद्ध वहीं से शुरू। तो शीत युद्ध के बाद जो है ना पूरे विश्व को कैसे सुरक्षा किया जाए, तो इसी को देखते हुए ना म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का स्थापना किया गया था। तो इस बार अपना क्या है ना, ये म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन धीरे धीरे अपना
रूप विस्तार कर रहा है। पहले हम लोग को नहीं बुलाया जाता था, अब क्या है ना पूरे विश्व को बुलाया जाता है। अब ये क्या है ना जलवायु परिवर्तन, पहले सिर्फ सुरक्षा की बात करता था, अब क्या है ना जलवायु परिवर्तन से लेकर के उद्योग से लेकर व्यापार से लेकर सारे चीज पे अब म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में बात हो रहा था। हम लोग की तरफ से कौन गए थे? एस जयशंकर गए थे। ये है क्या भैया? ये जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका कैवा एडिशन था, तो 16वां एडिशन था। हम लोग के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे, तो हम लोग को बिल्कुल भी जान लेना है। और यहाँ पे बहुत सारे विदेश मंत्री से मिले हैं ये हम लोग के एस जयशंकर, जैसे फिलिस्तीन के हो गए, इसराइल के हो गए और सऊदी अरब के हो गए, यूएई के, बहुत सारे जगह के लोग से मिले हैं और अपनी बात को रखा गया है, ठीक। जो भी इश्यूज होता है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में चलता है, तो ये सारा चीज है। तो म्यूनिक शिखर सम्मेलन का कैवा एडिशन 16वां एडिशन कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ है। ये कब स्थापना हुआ था, क्यों हुआ था, ये भी बता दिए हैं। जिस समय में तत्कालीन जब शीत युद्ध के बाद इसका स्थापना किया गया था, सुरक्षा के लिए किया गया था, क्योंकि शीत युद्ध में लोग क्या हुआ था, एकदम शीत में था कि अब फट जाएंगे मगर फटा नहीं, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए फिर धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और फाइनली पूरे विश्व के लोगों को अब यहाँ पे बुलाया जाता है। जलवायु परिवर्तन हो या और कोई मुद्दा हो, सारे मुद्दे पे बात यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो एक ईस्ट फोरम हो गया, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन हो गया, अब ये सारा चीज हो गया। अब क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बचा है, हमको जितना आपका बताने का था हम बता चुके हैं, ठीक है। अगर ज्यादा स्पीड में बोले हैं तो थोड़ा सा सोलो कर लीजिएगा, ठीक है, और चीजों को समझते चलिएगा, ठीक है। तो फिर अब आज जो है और कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो था नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे कल यानी 21 फरवरी को, तब तक के लिए